दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर जवाहर इतिहास की पाठ से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं गुप्त उत्तर काल दक्षिण भारत के राजवंश। बहुत सारे राजवंश हैं, उनमें से जो मुख्य राजवंश उनकी हम जांच पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं कांची के पल्लव वंश। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु 575 ईस्वी 600 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे। इनके दरबार में भारवी एक कवि थे, उन्होंने जो रचना की किरात अर्जुन। ठीक। पल्लव वंश का प्रथम महान शासक महेंद्र वर्मन कौन है? महेंद्र वर्मन है। प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे। हाँ, महेंद्र वर्मन की शैली कौन सी? मंडप शैली है। बाद में नयनार संत अपार के प्रभाव में आकर शैव धर्म को अपना लिया था। ठीक। पहले कौन धर्म को मानते? जैन धर्म को मानते, लेकिन बाद में शिव को मान लिया था। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक एक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। किसने? महेंद्र वर्मन ने। लेखक भी थे, बहुत बड़े कवि भी थे और शासक भी थे। महेंद्र वर्मन की प्रिय उपाधि विचित्र चित्त गुणभर मत विलास थी। 3 प्रकार की उपाधि महेंद्र वर्मन को मिली है। महेंद्र वर्मन के पश्चात जो भी शासक बने थे उनके हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि नरसिंह वर्मन प्रथम उपाधि बातापी कौंड की थी। ठीक है। महामल और मामल भी कहते हैं इसको, महेंद्र वर्मन को। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम या महामलपुरम नामक एक शहर बसाया था। मंडप और रथ का निर्माण, सप्त पैगोडा, सबसे छोटा द्रौपदी, सबसे प्रसिद्ध धर्मराज रथ था। अगला शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। इन्होंने 2 काम किए थे। कांची का कैलाश मंदिर बनवाया था और महाबलीपुरम की तटीय तथा शोर मंदिर बनवाया था। पल्लवों के ही काल में मंदिर निर्माण की द्रविड़ कला शैली का विकास हुआ था। एक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ, जो महाबलीपुरम का जो मंदिर है वो यूनेस्को में शामिल है। पल्लवों के ही काल में कौन सी शैली का निर्माण हुआ है? द्रविड़ शैली, कला शैली का। पल्लवों की राज की भाषा कौन सी थी? संस्कृति। ये संस्कृत में ही बात करते थे। पल्लवों के काल में दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा काफी लोकप्रिय थी। जो देवदासी मंदिर में जो देवदासियां लड़कियां रहती थी, तो उनकी प्रथा कब से स्टार्ट हुई? पल्लवों के काल से दक्षिण भारत में स्टार्ट हुई है। दक्षिण भारत में शैव, नयनार और वैष्णव अलवार संतों का आगमन इसी समय होता है। अब 2 बात आपको स्पष्ट मिल गई होंगी कि नयनार कौन से? शिव को मानने वाले हैं। अलवार कौन से? विष्णु को मानने वाले हैं। पल्लवों के काल में कांची घटिका विद्या और कला केंद्र का केंद्र था, कला का केंद्र था। किसका है? पल्लवों के काल में कांची घटिका है, विद्या और कला का केंद्र था। ठीक है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तंजौर के चोल वंश। पल्लवों के सामंत के रूप में चोल वंश का उदय हुआ। विजयालय चोल के नेतृत्व में चोलों की प्राचीन राजधानी उदयपुर थी। बाद में 9वीं शताब्दी में तंजौर कर दी गई। ठीक है। विजयाचल की बात करें तो उपाधि नर केसरी की थी। नर केसरी कौन सी केसरी? नर केसरी है। तंजौर में निशंभु शूदनी दुर्गा मंदिर का निर्माण किया गया। आदित्यराज प्रथम उपाधि कोदंडराम की उपाधि प्राप्त की। आदित्यराज प्रथम ने कौन सी उपाधि प्राप्त की? कोदंडराम की। राजराज प्रथम उत्तरी श्रीलंका का अभियान, कोलन्नुरुवा की नई राजधानी, ठीक है, अनुराधापुर के स्थान पर है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, यह द्रविड़ कला शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना हमें देखने को मिलता है। तंजौर का कौन सा मंदिर है? बृहदेश्वर मंदिर है। ठीक है। अब बात करते हैं हम राजेंद्र चोल की। पंडित चोल भी इन्हें कहा जाता है। पूरे श्रीलंका को अपने राज्य में मिला लिया। उत्तर भारत की ओर गंगा तक अभियान चलाया। चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण कराया। गंगा जल डालकर यह बनाया गया। गंगईकोंड चोलपुरम नामक शहर की स्थापना की। शिव मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर 2 इनकी मुख्य मंदिर का निर्माण है। कुलोत्तुंग प्रथम की बात करते हैं। सुगनंद वर्ती कर हटाने वाला। सुगनंद वर्ती यानी कर हटाने वाला कहा जाता है कुलोत्तुंग को। चीनी शासक ताएत्सु के दरबार में अपना एक व्यापारिक मंडल भेजा था इन्होंने।
विजय वायु के नेतृत्व में श्रीलंका है। यानी इनके जो कहने का मतलब ये है चोल वंश का, तो इन्होंने अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी स्थापित किए थे चीन और श्रीलंका, जो आपको स्पष्ट देख रहे होंगे। कुलोत्तुंग द्वितीय की बात करते हैं। गोविंदराज की मूर्ति की तिरुपति मंदिर से समुद्र में फेंकवा दिया था। कैसा शासक था देखो, गोविंदराज तृतीय की मूर्ति तिरुपति मंदिर से कहाँ फेंकवा दी उसने? समुद्र में फेंकवा दी। जाने क्या चिढ़ थी, क्या जेलसी थी, क्या द्वेष रखता था उसने, उस मूर्ति को, गोविंदराज की मूर्ति को फेंकवा दिया, समुद्र में फेंकवा दिया। इस मूर्ति को रामानुजाचार्य वैष्णव धर्म के उपासक की खोज कर फिर से स्थापित किया, लेकिन रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने खोजा इस मूर्ति को दोबारा से स्थापित किया। कुलोत्तुंग तृतीय की बात करते हैं तो गोविंद दरबारी कवि कौन है? कंबन। रचना कौन है? तमिल रामायण है। रामायण भी कई प्रकार की हैं। और चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल था। चोलों की राज की भाषा कौन सी है? तमिल है। चोल कौन सी भाषा बोलते थे? तमिल बोलते थे। ठीक है। चोल काल में सोने के सिक्कों को कशु कहकर पुकारा जाता था। क्या? काशु। चोलों के सामंती अभियानों के कारण बंगाल की खाड़ी को चोलों की झील कहा जाता था। क्या? चोलों के सामंती अभियान के कारण बंगाल की खाड़ी को क्या कह रहे हैं ये? चोलों की झील कहा कि चोलों की झील है। चेल नहीं है, चेले नहीं है, चोलो है। चोलों का प्रतीक चिन्ह क्या? बाघ था। चोल राजा शैव मत के उपासक थे। चोल साम्राज्य कई प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त था। संपूर्ण राज्य को राज्यम या राष्ट्रम कहते थे। प्रांतों में मंडल संख्या थी। कोट्टम बलनाडु और नायडू है। चोलों का स्थानीय सुशासन पूरी तरह से कैसा था? स्वायत्त था, ऑटोनॉमी था। चोलकालीन शासक परांतक प्रथम के उत्तर मेरु अभिलेख से इस बात की हमें जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं बादामी के चालुक्यों की। इनके संस्थापक कौन है? बादामी के चालुक्य जय सिंह है। कौन है? जय सिंह। बादामी के चालुक्य कर्नाटक वासी थे और उनकी भाषा कन्नड़ थी। वो तमिल बोलते थे। चोल ये कौन सी भाषा बोल रहे हैं? कन्नड़ बोल रहे हैं। इस वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक था पुलकेशिन प्रथम था। ठीक। पुलकेशिन द्वितीय इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली, इससे भी बड़ा जो शासक था पुलकेशिन द्वितीय था। राजधानी बातापी कौन? कर्नाटक में थी इनकी। उपलब्धियों की बात करते हैं। एहोल प्रशस्ति इन समय की रचना है रवि कीर्ति की। एहोल प्रशस्ति की रचना किसने की है? रवि कीर्ति। इनके दरबारी कवि थे, इन्होंने इसकी रचना की है। ईरान के शासक खुसरो द्वितीय के साथ मित्रतापूर्ण इनके संबंध, यानी इनका जो राज्य कहाँ तक था? ईरान इराक तक था। बातापी के चालुक्यों में सबसे अधिक समय तक राज्य करने विजय दत्त था। कौन था? विजय दत्त। और आगे बात करते हैं तो चालुक्यों ने मंदिर निर्माण की बेसर शैली, कौन सी शैली है? बेसर शैली का निर्माण कराया या जन्म दिया। एहोल को मंदिर का शहर, एहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। मानखेड़ के राष्ट्रकूटों की बात करते हैं तो संस्थापक कौन? दंती दुर्ग। राजधानी कहाँ पर? मानखेड़ थी। ये बादामी के चालुक्यों के सामंत थे। ये कोई राजा महाराजा नहीं थे शुरू में, लेकिन बादामी के जो चालुक्य थे उनके सामंत थे। उनके एक तरीके से कहा उनके देखरेख करने वाले लोग थे। ये जागीरदार थे उनके। कृष्ण प्रथम की बात करें, राष्ट्र में प्रसिद्ध शासक था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण बेसर शैली के सर्वश्रेष्ठ हमें यहाँ नमूना देखने को मिलता है। आगे कृष्ण प्रथम के बाद बात करते हैं ध्रुव की। इसी काल में राष्ट्रकूटों ने त्रिपक्षीय संघर्ष, पालपत्र राष्ट्रकूट, इनको पीपीआर बोलते हैं, पालपत्र राष्ट्रकूट में पहली बार हिस्सा लिया था ये संघर्ष में। किसने? ध्रुव ने। गोविंद तृतीय इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक होता गोविंद तृतीय था। प्रत्याहार शासक नागभट्ट द्वितीय को उन्होंने पराजित किया। अमोघ वर्ष की बात करते हैं तो जैन धर्म के शादवाद का अनुयायी था अमोघ वर्ष। इसके गुरु जैन हरवंश, इन्होंने अमोघ वर्ष को लक्ष्मी का भक्त बताया गया है। इसके काल में राष्ट्रकूटों ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया, लेकिन राष्ट्रकूट की अपन बात करते हैं तो अमोघ वर्ष ने क्या किया? इसमें बोले कि मैं इसमें लड़ाई नहीं करूंगा, भाग नहीं। रचना और इसने जो कविराज मार्ग उपाधि है उसको कन्नड़ भाषा में इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की थी और किताब भी लिखी है, रचना भी की। मानखेड़ नगर भी इन्होंने बसाया। किसने? अमोघ वर्ष ने। ठीक है। और एलोरा के मंदिर की बात करते हैं तो हाँ, राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में अलमसूदी भी भारत आया था।
एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। एलोरा शैलकृत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। कुल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 बौद्धों के लिए हैं, 13 से 29 हिंदुओं के लिए हैं, 29 से 34 जैनियों के लिए हैं। गुफाएं थोड़े थोड़े अंतर पर बनी हुई हैं, ज़्यादा दूर दूर नहीं है। गुफा संख्या 16 सबसे प्रसिद्ध है। इसमें विश्व विख्यात कैलाश मंदिर में कृष्ण प्रथम द्वारा विशेष शैली का निर्माण यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, और अब बात करते हैं गुप्ततर काल के मंदिर के निर्माण शैली कैसी है। मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। नागर कला शैली सर्वप्रथम नगर में इस कला शैली का विकास हुआ था। विस्तार हिमालय से विंध्य पर्वतमाला तक के भाग में फैला हुआ है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में। ठीक है, नागर शैली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। अतः इस शैली की विशेषता उत्तर भारत को भी देखने को मिलती है। उत्तर भारत की शैली भी इसको कहा जाता है कि इसको नागर शैली को। द्रविड़ शैली की बात करते हैं तो कृष्णा नदी से कुमारी अंतर्द्वीप तक है। इसे दक्षिण भारत की शैली का है। द्रविड़ में दक्षिण संबंधित है। बेसर है नागर द्रविड़ शैली के बीच का जो मिश्रण भाग है उसको हम बेसर शैली कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं गुप्तोत्तर काल के चोल प्रशासन। चोलों का प्रशासन कैसा था, उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी। इस वंश के राजाओं और रानियों की मूर्तियां मंदिरों में स्थापित करने की पूजा की जाती थी। यानी जो भी राजा रानी हुए हैं उनके जो मंदिर उनमें इनकी विशेष प्रतिमा रखी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि देवी राजत्व का सिद्धांत यहीं से प्रचलित हुआ है। संपूर्ण सत्ता के स्रोत कौन है? राजा होता था, शासक होता था यहीं से। और पद कैसा होता राजा का? ये पैतृक होता था। ठीक है, बाप का बेटा, बेटे का बेटा, जो भी राजकुमार होगा आगे चल के राजा एक्सपायर होगा तो उसकी जगह पर कौन बनेगा? उसका बेटा ही राजकुमार उसका मालिक बनेगा रियासत का। चोल सम्राटों के आदेशों को त्रुवाक्केली के कहा जाता है। कांची चोलों की उपराजधानी हुआ करती थी। प्रशासकीय अधिकार की बात करते हैं तो राजनीतिक विषयों पर एक परामर्शदात्री सभा, जिसको हम उड्डनकुट्टम कहते हैं। क्या है? परामर्शदात्री सभा कौन सी? उड्डनकुट्टम। इसमें उड्डनकुट्टम में क्या राजनीतिक विषयों पर चर्चा की जाती थी। ठीक है, वरिष्ठ पदाधिकारियों को पेरुंदरम कहा जाता था। पेरुंदरम और छोटे अधिकारी सेरुंदरम। पेरुमीस बड़े हैं और सेरुमीस छोटे हैं। प्रशासन की कई बात करते हैं। राज्य, मंडल, प्रांत, कोट्टम, नाडु कोरम में ग्राम विभाजित है। अब मैं इसको और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। सबसे बड़ा क्या होगा? राज्य हो गया, फिर मंडल में विभाजित है, मंडल प्रांत, फिर कोट्टम है, फिर बलनाडु है, नाडु कोर्रम मीन्स गांव हुआ करते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ग्राम है। ठीक है, बहुत शानदार वीडियो बन रहा है। तो सैन्य व्यवस्था की बात करते हैं इनकी, तो सेनापति की क्षत्रिय शिखामणि कहा जाता है। क्षत्रिय शिखामणि चोल सम्राट की विशेष अंगरक्षक दल की बैलिक कार थी। चोल सेना की छावनी कड़गम कह जाती थी। जो छावनी बटालियन पड़ती थी उसको कड़गम कहते थे। न्याय व्यवस्था की बात करते हैं। राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश राजा होता था। राजा के पास ही दीवानी फौजदारी दोनों प्रकार के न्याय उसी के पास होते थे, इसीलिए राजा को सर्वोच्च अधिकारी या सर्वोच्च न्यायाधीश भी कहा जाता है। चोल अभिलेखों के धर्मासन का तात्पर्य राजा का न्यायालय है। राजा का निर्णय धर्मासन भट्ट किया करते थे। आय व्यय की बात करते हैं। राज्य का मुख्य जो आय का स्रोत है वो भू राजस्व है। क्या है? भू राजस्व है। अन्य कर की बात करें, अन्य टैक्स जो अदर टैक्स जो लगाए गए हैं, आयम है, राजस्व कर है, मरमज्जाड़ी वृक्ष कर है, कड़मय लगान कर है, मनीरई गृह कर है। इस तरीके से 4 प्रकार के कर भी लगाए दक्षिण भारत में लगाए जाते थे। स्थानीय शासन की बात करते हैं, स्वशासन की, ऑटोनॉमी की, तो 3 प्रकार के गांव थे। प्रथम और मिश्रित आबादी या सभी जाति के लोगों के लिए था। द्वितीय सभा, यहाँ केवल ब्राह्मण निवास करते थे सभा में। और नगर की बात करें, मुख्य रूप से व्यापारी निवास करते थे। यानी इस प्रकार के हमारे देश में स्थानीय व्यवस्था थी कि इसमें छोटे लोग कहाँ रहेंगे, छोटी जाति के लोग कहाँ रहेंगे, छोटी सभी जाति के लोग कहाँ रहेंगे, मिश्रवादी कहाँ रहेगी, और ब्राह्मणों के लिए, व्यापारियों को अलग से नगर और सभा बनाई जाती थी। और का मतलब कारखानी सदस्य की आलुंगड़म कहते थे। सभा, इसे चोल साक्ष्यों में पेरुगुरी कहा गया है। इसके सदस्यों को पेरुमक्कल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेरुमक्कल। नगरम की बात करते हैं, प्राय व्यापार केंद्रों में
ठीक इस तरीके से हमारा वीडियो जो है आपको पूरी तरीके से दक्षिण भारत के राजवंशों की जानकारी पूरी तरीके से देगा, जिससे आप परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन सारे सब हल हो जाए। दोस्तों वीडियो को 2-3 बार देख लो तो जरूर आपको दक्षिण भारत के जितने जो क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ से बन जाएंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें और अंत में यही कहता हूँ, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।